दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है? ऑप्शन है आपके सत्याग्रह, अहिंसा, स्वराज या फिर सर्वोदय। तो सही उत्तर सर्वोदय। दोस्तों, गांधी जी का सर्वोदय का विचार गांधीवादी समाजवाद का शीर्ष माना जाता है। सर्वोदय का प्रमुख लक्ष्य राजनीति का आध्यात्मिकरण करना है। ये गांधी जी के कर्मयोग को अभिव्यक्ति प्रदान करता है, जिसका तात्पर्य है सबका उत्थान यानी सभी का कल्याण। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु के राजा के रूप में उल्लेख किया है। ऑप्शन है जो विजेता होगा, जो शत्रु था, विजेता का सहयोगी या शत्रु के सहयोगी का सहयोगी। तो सही उत्तर है विजिगीषु का अर्थ या विजिगीष राजा का अर्थ है जो विजेता होगा। दोस्तों, अपने राज्य के विस्तार की सदैव आकांक्षा रखने वाला राजा विजिगीषु यानी विजय की इच्छा रखने वाला राजा कहलाता था। इसका स्थान मंडल के बीच में होता था और विजिगीषु राजा को चरित्र से निर्मल, सामर्थ्यवान और नीति निपुण होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के आकार में एक ईश्वर है? ऑप्शन है भगवत गीता, महाभारत, मनुस्मृति या ऋग्वेद। तो सही उत्तर मनुस्मृति। दोस्तों, राजा के उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन करते हुए मनुस्मृति में ये उल्लेख है कि मनुष्य के रूप में राजा ईश्वर ही है, उसे किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। ये कथन किसका है आपको बताना है। तो सही उत्तर ये बारकर का कथन है। दोस्तों, प्रोफेसर अर्नेस्ट बारकर के अनुसार राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानियों से होता है। उसका उद्गम यूनानी मस्तिष्क की शांत और स्पष्ट विवेकशीलता से संबंधित है और इस तरह से आधुनिक राजनीतिक विचारक प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन को राजशास्त्र का उद्गम मानते हैं। और एक विचारक हैं नीरमन, उनके शब्दों में यूनानियों की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने राजनैतिक चिंतन का आविष्कार किया। इसी बात को प्रोफेसर मैकिलवेल ने इस प्रकार से लिखा है कि राजनैतिक संबंधों पर विचार की जो धारा यूरोपियन जगत में और यूरोपीय संस्कृति से प्रवाहित देशों में बह रही थी, उसका आरंभ यूनानियों से हुआ था। अगला देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आपने पढ़ा भी होगा। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं यदि मेरे पड़ोसी को भूखा सोना पड़े। तो ये कथन लास्की का है। दोस्तों, आप जान लीजिए, लास्की का कथन है कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक समानता होनी चाहिए और आर्थिक समानता का जो अभाव है ये व्यक्तित्व के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों के समान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का अधिकार मिलना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनु ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? आपको बताना है। मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर मनु ने मंडल सिद्धांत और सप्तांग दोनों ही सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। दोस्तों, आप जान लीजिए, मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में कहा गया है कि स्वामी, मंत्री, पुर, राष्ट्रकोष, दंड और मित्र ये 7 राज्य की प्रकृतियां हैं। इनसे युक्त सक्षोभ राज्य सप्तांग सिद्धांत कहलाता है। मनु ने परराष्ट्र संबंधों पर विचार करते हुए 2 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, मंडल सिद्धांत और साडगोड़ीय नीति। अगला प्रश्न है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वो राजनीतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? तो ये कथन
महात्मा गांधी का है। दोस्तों, एम.के. गांधी ने साधन और साध्य की पवित्रता पर विचार करते हुए साधनों की पवित्रता पर अधिक बल दिया है। उनकी मान्यता थी कि गलत साधनों से सही साध्य की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने माना है कि जो नैतिक दृष्टि से गलत है वो राजनैतिक रूप से कभी भी सही नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, गांधीवादी विचारों में निम्न में से कौन से संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते? श्रम और पूंजी में संघर्ष, काश्तकार और भूस्वामी में संघर्ष, गांव और शहर में संघर्ष, ब्राह्मण और दलित में संघर्ष। तो आप जान लीजिए दोस्तों, गांधीवादी विचारों में गांव और शहर के बीच संघर्ष प्रमुखता से अभिव्यक्त नहीं होते हैं। क्रय और पूंजी में संघर्ष के समाधान के लिए ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है। काश्तकार और भूस्वामी तथा ब्राह्मण और दलित संघर्ष के निराकरण के लिए कृषक संगठन और अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन गठित किया गया था। इसके अतिरिक्त गांव और शहर के मध्य संघर्ष का उल्लेख गांधीवादी विचारधारा में नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है, ये किसने कहा था? तो सही उत्तर रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीयतावादी विचारक हैं और इनका कहना है कि राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए एक खतरा है। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की विचारधारा में विश्व बंधुत्व के तत्व गहरे से समाया हुआ था। उनका मानवतावाद सीमाहीन था। उनके मानवतावाद में जाति, धर्म, भाषा, रंग और सीमा जैसे तत्वों का कोई स्थान नहीं था। वे विश्व बंधु के पोषक थे और विश्व की समस्त संस्कृतियों को सुंदर मानते थे। वो भारतीय शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा के विरोधी थे। इस प्रकार स्पष्ट है कि राष्ट्रवादी होने के साथ वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद के भी समर्थक थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु किसे माना जाता है? तो आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी का वर्ष 1911 में दक्षिण अफ्रीका में जब सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, तो इसी बीच गोखले ने दक्षिण अफ्रीका का दौरा किया और उनके कार्यों के लिए उनमें साहस बधाया। गांधी जी जब जनवरी 1915 में भारत लौटे तो इसके पहले ही गोखले ने भारत में घूम घूम कर कह दिया था कि गांधी जी में वे सारे गुण हैं जो वीरों और शहीदों में पाए जाते हैं। गोखले ने कहा था कि गांधी जी में लोगों को सम्मोहित करने की अनोखी प्रतिभा है। वो आम आदमी को बलिदानी और संघर्षशील बनाने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। गांधी जी का विचार था कि किसी भी मुद्दे में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक समूची स्थिति का अध्ययन कर लिया जाए। गोखले ने भी उन्हें यही सलाह दी थी। गोखले की तरह गांधी जी भी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे। गोखले ने भी इस बात पर बल दिया कि राजनीति में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाना चाहिए और गोखले के संपर्क के कारण उनके विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उनको अपना राजनीतिक गुरु माना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, वितरणात्मक या फिर सुधारात्मक? तो याद रखिएगा, वितरणात्मक जो है दंड का सिद्धांत नहीं है। आधुनिक विधिशास्त्री दंड के 4 सिद्धांतों को मान्यता देते हैं: प्रतिशोधात्मक, प्रतिरोधात्मक, अवरोधात्मक और सुधारात्मक। तो वितरणात्मक जो है ये न्याय का सिद्धांत है, दंड का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनमेल को बताइए। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, तिलक बिपिन चंद्र पाल, गोखले नौरोजी, नेहरू बोस और जयप्रकाश लोहिया। तो आप जान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो बेमेल है वो हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिलक और बिपिन चंद्र पाल उग्रवादी विचारधारा से थे। गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी ये उदारवादी विचारधारा से थे और जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रमुख समाजवादी विचारक थे। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये लोकतांत्रिक समाजवादी थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी समाजवादी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका अनमेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नहीं था? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और फिरोज शाह मेहता। तो सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। उग्रवादी विचारों के कारण वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक माना है। वर्ष 1907 में कांग्रेस के विभाजन के समय लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ लेकर इन्होंने गरम दल का नेतृत्व किया।
गीता रहस्य इनकी प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है, आपको बताना है। ऑप्शन है कौटिल्य, मनु, नारद या शुक्र। तो सही उत्तर मनु। मनुस्मृति के 7वें अध्याय में राजधर्म की चर्चा की गई है। मनु ने मानव जीवन को उन्नत, प्रगतिशील, राष्ट्र रक्षा, राजधर्म और मानव धर्म के मानदंडों द्वारा राज्य को सबल और सुव्यवस्थित बनाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे है। तो आप जान लीजिए, सप्तांग सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था से है और भारत के प्राचीन राजनीतिक चिंतन में राज्य का सप्तांग सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। इस सिद्धांत के आधार पर राज्य के प्रमुख 7 अंगों स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र का वर्णन करते हुए संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है। ऑप्शन है माइनर वीनर, एडवर्ड सिल्स, रजनी कोठारी या मॉरिस जोन्स। तो सही उत्तर राजनीतिक शैलियों की बात मॉरिस जोन्स करते हैं। उनकी रचना है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने भारत के राजनीतिक जीवन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। साधारण शब्दों में इसे राजनीति की विभिन्न शैलियां कह सकते हैं। ये 3 शैलियां आधुनिक भाषा शैली, परंपरावादी भाषा शैली और सेंटली भाषा शैली है। और ये जो है मॉरिस जोन्स ने जो है भारतीय राजनीति में 3 राजनीतिक शैलियों की बात की है। अगला प्रश्न है, कौन प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं है। ऑप्शन है सामंत और गुरुकुल, स्वामी, राजा और कोष, मित्र और बल, मित्र और कोष। तो यहाँ पर देखिए सामंत और गुरुकुल ये सप्तांग सिद्धांत में शामिल नहीं हैं। प्राचीन भारत के राजनीतिक चिंतक कौटिल्य ने राज्य के अंगों की चर्चा करते हुए अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। राज्य के सप्तांग यानी 7 अंगों का उल्लेख, पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग या किला, 5वां राजकोष, छठा दंड या सेना, 7वां मित्र है। तो सामंत और गुरुकुल का उल्लेख इसमें नहीं है। याद रखिएगा, भारतीय राजनीतिक चिंतन के सप्तांग सिद्धांत में सामंत और गुरुकुल नहीं है। 7 अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोष और मित्र हैं। अगला प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं। तो याद रखिएगा 12 अध्याय शामिल हैं मनुस्मृति में। अगला है, राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में शांति पर्व में कितने सिद्धांत प्रतिपादित हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर 2। ये 2 कौन कौन से हैं, तो आप जान लीजिए दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इन दोनों का उल्लेख जो है ये राज्य की उत्पत्ति के संबंध में शांति पर्व में मिलता है। अगला प्रश्न है, कौन सा चिंतक अर्थशास्त्र परंपरा का चिंतक है। ऑप्शन है शुक्र, कामंदक, सोमदेव या वात व्याधि। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, वात व्याधि। दोस्तों, सालेटोर का मानना है कि प्राचीन भारत की राजनीतिक विचारधारा में सबसे ध्यान देने योग्य कौटिल्य की विचारधारा है। कौटिल्य ने राजनीति को एक पूर्ण विज्ञान मानकर उसका पृथक वर्णन किया है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र सभी पुरोगामी अर्थशास्त्रों यानी राजनीतिक विचारों का सार है। यद्यपि कौटिल्य के पूर्व भी भारत में अनेक राजनीतिक विचारक हुए, जिनमें बृहस्पति, भारद्वाज और वात व्याधि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इनका उल्लेख भी किया है। अगला प्रश्न है, राज्य के अंतर्गत राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ रहता है तो उसके लिए वह पाप के समान है। ये कथन किसका है। तो ये कथन मनु का है। दोस्तों, राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत के दैवी सिद्धांत के अनुसार राजा किसी भी गलती के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। राजा यदि चोरी का पता लगवाने में असमर्थ है तो वो ईश्वर के समक्ष पाप का भागीदार होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी जी के सत्याग्रह का साधन नहीं था। ऑप्शन है असहयोग, सविनय अवज्ञा,
उपवास तथा सामाजिक बहिष्कार या हिंसक कार्य? तो सही उत्तर हिंसक कार्य। गांधी जी के सत्याग्रह में साधन के रूप में हिंसक कार्य शामिल नहीं हैं। सत्याग्रह के दौरान उपयोग में लाए गए साधन जो हैं असहयोग, सविनय अवज्ञा, उपवास, सामाजिक बहिष्कार, धरना प्रदर्शन, हड़ताल और हिजारत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित हैं? न्यासिता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय। इसमें से कौन से गांधी दर्शन से संबंधित हैं? तो सही उत्तर हैं सभी चारों, यानी 1, 2, 3, 4। न्यासिता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय सभी गांधी दर्शन से संबंधित हैं। हिजरत से तात्पर्य अस्थायी निवास स्थान का स्वैच्छिक परित्याग है। हिजरत गांधी जी के सत्याग्रह का एक तरीका था। उनके अनुसार ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को पीड़ित अनुभव करते हैं, आत्मसम्मान के साथ उस स्थान पर नहीं रह सकते हों और अपनी रक्षा करने की शक्ति न रखते हों, उनके द्वारा हिजरत का प्रयोग करना चाहिए। गांधी जी ने 1937 में नई तालीम की योजना प्रस्तुत किया। इसे बुनियादी योजना, बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम का नाम भी दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में कौन सी विशेषता नहीं है? नीति, धर्म, मानवता या सत्ता? तो सही उत्तर सत्ता। दोस्तों याद रखिएगा, राजनीति के गांधीवादी मॉडल में सत्ता की राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी की नीति थी धर्म को राजनीति के साथ मिलाते हुए राजनीति को मानवता की सेवा का साधन बनाना। अगला प्रश्न है, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट थे? दार्शनिक अराजकतावादी, सामूहिकतावादी, नैतिक अंतर्निहितवाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर आप जान लीजिए, दार्शनिक अराजकतावादी, फिलॉसफिकल एनार्किज्म। दोस्तों राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार दार्शनिक अराजकतावादी थे, क्योंकि गांधी जी राज्य के विरोधी थे। वे मार्क्सवादियों तथा अराजकतावादियों के समान एक राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। वे दार्शनिक, नैतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक कारणों के आधार पर राज्य का विरोध करते थे। उनके सिद्धांत को दार्शनिक अराजकतावाद कहा जाता है। गांधी जी दार्शनिक अराजकतावादी टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित रहे हैं। अगला है, परमात्मा सत्य है और सत्य ही परमात्मा है, ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये गांधी जी का कथन है और गांधी जी ने अपनी पुस्तक ट्रूथ इज गॉड में लिखा है कि ईश्वर सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। अगला है, किसने कहा है कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो ये कथन गांधी जी का है। गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हुए कहा कि ये 4 दिन की चांदनी है। गांधी जी आध्यात्म तत्व की प्रधानता में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार ये भौतिक संसार और इसकी चमक दमक नश्वर है, इसलिए सांसारिक जीवन में उन्नति के लिए आध्यात्मिक जीवन का तिरस्कार करना बुद्धिमानी नहीं। गांधी जी ने आधुनिक सभ्यता का विरोध इसलिए नहीं किया है कि वह पाश्चात्य वैज्ञानिक थी, बल्कि इसलिए किया है कि वो अपनी प्रकृति में भौतिकतावादी और शोषणपरक थी। अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर किया था? तो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों भारत में व्यापक रूप से सत्याग्रह का प्रयोग करने से पूर्व गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ इस अस्त्र का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह अपनाया था? तो आप जान लीजिए, गांधी जी ने सत्याग्रह अपनाया था। अहिंसा के माध्यम से सत्य की प्राप्ति के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह अपनाया और इस संदर्भ में गांधी जी का कहना है कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। अगला प्रश्न है, 1936 में किसने कहा था कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। दोस्तों गांधी जी की शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद के नाम से संबोधित किया गया, लेकिन इस शब्द से उन्हें स्वयं आपत्ति थी। महात्मा गांधी का कहना था कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं और मैं अपने बाद कोई संप्रदाय छोड़ना नहीं चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया है। आप लोग इसे गांधीवाद न कहें, इसमें वाद जैसा कुछ नहीं है। गांधी इरविन समझौते के बाद एक सार्वजनिक सभा में गांधी जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन मुख्य रूप से अपनी 2 पुस्तकों हिंद स्वराज और अपनी आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग में किया था
और गांधी जी की रचनाएं शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय हैं। इसके अतिरिक्त गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र और भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि पत्रों का संपादन किया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या था? तो सही उत्तर फिनिक्स आश्रम। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, जबकि वर्ष 1910 में जोहानसबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है आप सभी के सामने, धर्म से वंचित राजनीति एक मृत्युजाल है क्योंकि ये आत्मा का हनन करती है। ये कथन किसका है? तो याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी का कथन है। और आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी राजनीति के आध्यात्मिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म और राजनीति के सम्मिलन पर बल देते हैं। उनका कहना है कि धर्म विहीन राजनीति एक मौत का फंदा है जो कि आत्मा को नष्ट कर देती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देख सकते हैं, कथन है कि गांधी अपवित्र साधनों के प्रयोग के विरुद्ध थे। बिल्कुल सही है। उनके अनुसार अपवित्र साधन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता नहीं करते हैं, तो ये भी आपका सही है। दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। साधनों की पवित्रता में विश्वास करते हुए गांधी जी ने मार्क्सवादी और फांसीवादियों के विपरीत ये माना कि साध्य साधनों के औचित्य को नहीं बल्कि साधन साध्य के औचित्य का निर्धारण करते हैं। एक डॉक्टर के रूप में यदि गलत साधनों का प्रयोग करेंगे तो मरीज की दशा अवश्य ही शोचनीय हो जाएगी। इसलिए उपर्युक्त प्रश्न में कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कथन ए की सही व्याख्या कारण करता है। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के किस विचार से भारत में एक बड़ा जन आंदोलन हुआ और आपातकाल लागू हुआ? तो उत्तर है समग्र क्रांति या टोटल रिवॉल्यूशन। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण भारतीय समाजवाद के अग्रणी प्रवक्ता थे। इन्होंने अपना विचार अपनी पुस्तक व्हाई सोशलिज्म और टुवर्ड्स स्ट्रगल में व्यक्त किया है। इनके अनुसार सोवियत संघ में भ्रष्ट समाजवाद ने सभी राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति एक ही जगह केंद्रित कर दी है। वहां समाजवाद के नाम पर सर्वाधिकारवाद पनप गया है। इसलिए इन्होंने भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को सार्थक बनाने के लिए आर्थिक शक्ति के विकेंद्रीकरण और मिश्रित अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना है। इंदिरा सरकार के समय में इन्होंने समग्र क्रांति आंदोलन चलाया, जिससे भयभीत होकर सरकार को आपातकाल लागू करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? आपको बताना है। तो उत्तर है संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक थे। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से उन्होंने इंदिरा गांधी सरकार की नीतियों के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति की घोषणा की। संपूर्ण क्रांति के माध्यम से उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों में व्यापक परिवर्तन लाने का लक्ष्य रखा था। अगला प्रश्न है, निम्न में किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है आचार्य कृपलानी, एम.एन. राय, महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण। तो सही उत्तर दोस्तों आपका जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि सर्वोदय को जन समाजवाद जयप्रकाश नारायण ने कहा है और इसमें दल विहीन राजनीतिक प्रक्रिया का समावेश होगा। इस तंत्र में जनता की सीधी भागीदारी होगी। सत्ता के सभी केंद्र धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे और अंततः बल प्रयोग आधारित राज्य का वास्तविक लोप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी के अहिंसा सिद्धांत के निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सही है? अपने उत्तर का चयन इन 4 कोटों में से करना है। ये निष्क्रियता नहीं है, बिल्कुल सही है। इसका मूल सिद्धांत सत्य है, सही है। ये कमजोरों का शस्त्र है, ये सही नहीं है। ये जन सहभागिता का साधन है। तो 1, 2 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 1, 2 और 4 कथन सही हैं। ये और आप जान लीजिए कि ये एक सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी अहिंसक आंदोलन जन सहभागिता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, प्रन्यास सिद्धांत यानी ट्रस्टीशिप थियरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आपको बताना है। तो सही उत्तर प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। ट्रस्टीशिप सिद्धांत जो है ये पूंजीपतियों द्वारा स्वयं को अपनी संपत्ति का स्वामी न मानकर उसको संरक्षक मानना चाहिए, गांधी जी का कहना था।
गांधी जी के अनुसार धनी व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं से अधिक जमीन जायदाद कारखाने आदि का स्वामी न समझें, इसे समाज की धरोहर माने, इसका प्रयोग अपने लाभ के लिए न कर समाज के कल्याण के लिए करें। और गांधी जी का ये सिद्धांत अपरिग्रह के विचार पर आधारित है। अपरिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य को अपने जीवन की आवश्यकताओं से अधिक किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस पर विश्वास किया है? सत्ता, राजनीति, साधनों की विशुद्धता, राज्य एकाधिकार या योजना और भारी उद्योग? तो सही उत्तर साधनों की विशुद्धता या पवित्रता पर। दोस्तों याद रखिएगा, साधनों की विशुद्धता के संबंध में गांधी जी का कहना था कि गलत रास्ते का चुनाव कर आप अभिष्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। सही लक्ष्य का निर्धारण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसी के अनुरूप साधनों की विशुद्धता या पर्याप्तता भी आवश्यक है। कौटिल्य, मैकियावेली, मार्क्स आदि के विपरीत गांधी जी का दर्शन एक नैतिक दर्शन है। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर विश्वास करते थे। गांधी जी कहा करते थे कि साधन और साध्य एक दूसरे से चोली दामन की तरह जुड़े हैं और एक की अपवित्रता दूसरे को भी नष्ट कर देती है। गांधी जी कौटिल्य के इस कथन से सहमत नहीं थे कि साध्य ठीक होना चाहिए, साधन चाहे कैसे भी हों। उनकी दृष्टि में साधन ही साध्य का निर्माण करते हैं। गांधी जी के शब्दों में साधन बीज के समान है और साध्य वृक्ष के समान। जिस प्रकार वृक्ष और बीज में संबंध है, उसी प्रकार साधन और साध्य में। गांधीवाद का साधनों का पवित्रता का यही विचार उसे मार्क्सवाद से भिन्न करता है। जहां साधनों की पवित्रता पर आग्रह करके गांधी जी ने राजनीति के आध्यात्मिकरण की ओर महानतम पग उठाया, वहां मार्क्सवाद साध्य साधनों का औचित्य है, न कि धारणा का प्रमुख समर्थक। अगला प्रश्न है, गांधी के सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये सही नहीं है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास वाला होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। दोस्तों सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसके हृदय को जीतना है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही का सबसे बड़ा अस्त्र अहिंसा है। वो विरोधी की हिंसा का जवाब कष्ट सहकर देता है, इसलिए सत्याग्रही विरोधी का हृदय परिवर्तन करके असत्य मार्ग पर चलने से रोक देता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपने विचारों को किस आधार पर प्रकट किया है? तो सही उत्तर प्रयोग। देखिए, गांधी जी को कोई भी सत्य तब तक स्वीकार्य नहीं था जब तक उसे अपने जीवन में लागू नहीं कर लेते थे। अपने संस्मरणों को उन्होंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग शीर्षक से जो है अभिव्यक्त किया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी विद्यमान शिक्षा व्यवस्था को किसके द्वारा परिवर्तित करना चाहते थे? व्यावसायिक शिक्षा, मूल शिक्षा, समाजवादी शिक्षा या उदारवादी शिक्षा? तो सही उत्तर मूल शिक्षा। 1937 में गांधी जी ने वर्धा में हो रहे शिक्षा सम्मेलन में अपनी मूल शिक्षा या बुनियादी शिक्षा की योजना प्रस्तुत की, जिसमें मैट्रिक स्तर तक अंग्रेजी रहित शिल्प शिक्षा का प्रावधान था। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय सभ्यता, संस्कृत के नज़दीक थी, साथ ही सामुदायिक जीवन के आधारभूत व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो सही उत्तर न्यासधारिता। दोस्तों यहाँ पर गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प न्यासधारिता या प्रन्यास है। दोस्तों गांधी जी का न्यासधारिता का सिद्धांत व्यक्तिगत संपत्ति का निषेध करना, जो कि समाजवाद की आधारभूत धारणा के समकक्ष है। न्यासधारिता के अंतर्गत पूंजीपतियों को संपत्ति का न्यासी माना गया है, न कि स्वामी या मालिक। वे इस संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक कल्याण के दृष्टिकोण से करेंगे। अगला प्रश्न है, किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है? आपको बताना है। तो सही उत्तर बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा है। भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का पहला केंद्र महाराष्ट्र बना। पूना जिले के चितपावन ब्राह्मणों में सबसे पहले स्वराज्य प्राप्ति के प्रति प्रेम की उग्र भावना का विकास हुआ। तिलक, जो कि स्वयं चितपावन ब्राह्मण थे, 1893 में गणपत महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाया, जो कि महाराष्ट्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावना के विकास का कारण बना। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। इन्हीं सब कारणों से लंदन टाइम्स के संवाददाता और इंडियन अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है।
तिलक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1882 में पत्रकारिता के लिए सजा हुई। तिलक एकमात्र प्रसिद्ध ऐसे राष्ट्रीय कांग्रेसी नेता थे जो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। और पूना में 22 जून 1897 की रात को हीरक समारोह से लौटते समय पूना प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड तथा उनके साथी लेफ्टिनेंट एमर्स्ट की हत्या दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर बंधुओं ने कर दी और भारत में यूरोपवासियों की ये पहली राजनीतिक हत्या थी। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे या हम इसे लेकर रहेंगे, ये कथन किसका है? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है। दोस्तों आप जान लीजिए कि 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की। तिलक ने स्वराज की धारणा को घर घर तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम बनाया। उन्होंने स्वराज की स्पष्ट शब्दों में व्याख्या की। 1916 की लखनऊ कांग्रेस में तिलक ने भारतीयों को मंत्र दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। दोस्तों तिलक ने स्वराज को एक राजनीतिक आवश्यकता नहीं बताया वरन नैतिक आधार पर इसका समर्थन किया है और उनके अंतिम शब्द थे, यदि स्वराज न मिला तो भारत समृद्ध नहीं हो सकता, स्वराज हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। और 1916 के लखनऊ कांग्रेस में तिलक ने भारतीयों को ये मंत्र दिया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांत और विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।